बाजारों में भले ही हल्की सुस्ती और कमजोरी के संकेत हों दुनिया भर के बाजारों में, लेकिन भारतीय बाजारों में रहेगा एक्शन भरपूर। कल के उतार चढ़ाव भरे सीमित दायरे के सेशन के बाद आज कमजोर शुरुआत के बाद क्या करें आप, रहेगा इसी पर खास फोकस। स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक और एक्शन पैक दिन के लिए हो जाइए तैयार, जहां पर आईपीओ मार्केट्स में भरपूर एक्शन है। स्टॉक स्पेसिफिक काफी सारे स्टॉक्स पर करनी है डिस्कशन, और खबरों के दम पर भी एक्शन आपको भरपूर दिखने वाला है। तो सर, सबसे पहले तो बताएं आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं आपको? ट्रिगर्स के लिहाज से देखें तो दुनिया भर के बाजारों में हल्की सुस्ती के संकेत है। कमजोरी तो नहीं कहेंगे दीप, लेकिन सुस्ती कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में हल्की सी नुकसान के साथ क्लोजिंग होती दिखी है। 100 पॉइंट के आसपास डाउन नीचे बंद हुआ और जितना उम्मीद था उतना ही नीचे बंद हुआ। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 75-80 पॉइंट नीचे ही डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। 90 पॉइंट तो लगभग उतना ही नीचे बंद होता हुआ दिखा है। लेकिन एक्शन भरपूर कमोडिटी मार्केट में देखिए, सोने चांदी में बड़ा उतार चढ़ाव है, फिर आपका कच्चे तेल में बड़ा उतार चढ़ाव है, क्रिप्टो करेंसी में चढ़ाव है, वहाँ उतार नहीं। तो ये सारे एक्शन है ग्लोबल मार्केट्स के। सितंबर सीरीज से 10 और नए खिलाड़ी वायदा कारोबार में शामिल होते हुए दिख रहे हैं, तो लिस्ट लंबी होती दिख रही है। नतीजों के लिए आज से बिजी डे। निफ्टी के 2 सरकारी कंपनियों के नतीजे, वहीं वायदा कारोबार में 7 और रिजल्ट्स, कुल मिलाकर 9 रिजल्ट्स आज आपके सामने। हिंदुजा ग्लोबल ने हेल्थ केयर बिजनेस 9,000 करोड़ से ज्यादा में बेचा। ये इंटरेस्टिंग स्टॉक आज रहेगा एक्शन में, तो इस पर भी करिएगा फोकस। बिल्कुल, तो ढेरों फैक्टर्स हैं जहां पर नजर रहेगी, और जो 2 आज आईपीओस खुल रहे हैं उस पर भी अनिल जी से राय लेंगे। पर सर, एक बार जरा जो ग्लोबल मार्केट एक्शन हुआ है, जो कल हमारे बाजारों में हुआ है, उस पर भी आपकी राय जानना चाहूंगा। एक सीमित दायरे में ही हम कारोबार होते हुए देख रहे हैं। कंसोलिडेशन के संकेत ग्लोबल मार्केट्स ने भी कल दिए, हम भी कंसोलिडेट हो रहे थे, पर फंड से थोड़ी खरीदारी दिखी थी एफआईएस की कैश में। और इसके अलावा भी सर हम देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल्स को तो बाजार ने सपोर्ट करा ही है, तो कैसे समझे इस एक्शन को? देखिए, मेरे ख्याल से संकेत तो कोई ऐसे खास बुरे हैं नहीं। अमेरिकी बाजारों का आप ट्रेंड देखें, एक दिन थोड़ी मजबूती के, एक दिन थोड़ी कमजोरी के, वैसे ही ट्रेंड दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लाइफ टाइम हाई के आसपास है बाजार। कल ही तो कल मतलब परसों, हमारे लिए परसों उन्होंने लाइफ टाइम हाई बनाया। उसके बाद हल्की फुल्की रुकावट है। 35,000 के ऊपर डाउ बंद हुआ है। 35,000 35,200 की रेंज में काफी वक्त बिताया, काफी कंसोलिडेट किया और उसको ऊपर जाने को तैयार होता दिख रहा है। अगर ये नीचे बंद हुआ तो नैस्डैक ऊपर बंद हो गया। S&P 500 कल आधा पॉइंट से चुका है लाइफ टाइम हाई बनाने से। सो मेरे ख्याल से कहीं कोई खास दिक्कत वाली बात वैसे नहीं है। लेकिन एक्शन भले स्टॉक मार्केट में सुस्ती का हो, लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो दीप दिख रही है वो दिख रही है आपके लिए बाकी कमोडिटीज में। जिस तरह से कच्चे तेल के दाम तेजी से घटे हैं, एक बात साफ है, और जिस तरह से अब अमेरिका में हर रोज 1 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले आते हुए दिख रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आप कमोडिटीज में आते हुए देख रहे हैं, असर पड़ते हुए देख रहे हैं। लेकिन जैसा आपको याद होगा दीप, हफ्ते भर पहले हमने इस बात को बहुत विस्तार से डिस्कस किया था कि जब तक अमेरिकी बाजारों में कोरोना का डर है तब तक अमेरिकी बाजार बहुत ज्यादा गिरेंगे नहीं। अचानक से किसी दिन कोरोना के बड़े आंकड़े देखकर एक करेक्शन जो आना चाहिए वो करेक्शन आएगा, लेकिन यू टर्न लेकर बाजार टॉप बनाकर आपको अमेरिकी बाजार बड़ा करेक्शन दे 5-7% का कोरोना के डर से, ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह बिल्कुल साफ है। अगर कोरोना का डर है तो फिर ऐसे में आप बिल्कुल साफ तौर पर अमेरिका में ब्याज दरें नीचे देखेंगे, स्टिमुलस पैकेज जारी होते हुए देखेंगे, लिक्विडिटी बनी रहेगी, और ये तीनों चीजें चाहिए बाजार को जोश में रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए। और ऐसे में अमेरिकी बाजार बाय ऑन डिप्स के मार्केट है, और अब जो कोरोना के मामले बढ़ते दिख रहे हैं वो चिंता की बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब किसी दिन करेक्शन नहीं आ सकता है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों से किसी एक आध दिन बड़ा करेक्शन, बड़ी गैप से ओपनिंग, अचानक से चिंताएं बढ़ना, ये सब कुछ हो सकता है और होगा भी, 100% होगा। ये भी आप नोट करके रख लीजिए। अच्छा, आपको भी लगेगा कि अरे 3 दिन से 1 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं, हमने देखा नहीं, अचानक से आज क्यों रिएक्शन दे रहे हैं। तो बाजार कब कितना रिएक्शन देंगे इसका पता लगाना किसी के बस की बात है नहीं। देंगे, लेकिन ट्रेंड अगर आप देखेंगे मीडियम टर्म का, तो वो ट्रेंड बहुत साफ है कि अमेरिकी बाजारों को ज्यादा डर है नहीं, और कोरोना की वजह से जो भी गिरावट होगी उसका फायदा फंड्स और इन्वेस्टर्स खरीदारी करने में लगाएंगे। ये बात अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो फिर आपको ट्रेंड पता है, और फिर आपको अमेरिका का डर
कम होता हुआ नजर आएगा। ये जो दिक्कत हो सकती है वो ओवरनाइट ट्रेडर्स के लिए हो सकती है। अगर आप किसी दिन अपनी पोजीशन लेकर जाएं और अचानक उस पोजीशन के विपरीत अमेरिकी बाजार गैप से ऊपर या नीचे खुल जाए, वो संभावना हमेशा रहती है ओवरनाइट ट्रेडर्स के लिए। तो एक चीज तो जो डीप करनी चाहिए, जिस तरह से ग्लोबली कमोडिटीज बहुत ऊपर नीचे होती दिख रही है और जिस तरह से कोरोना के मामले फिर से आते दिख रहे हैं, बॉन्ड यील्ड 1.15 से 1.35 की तरफ आती हुई दिख रही है, उसको देखकर एक चीज अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए और वो ये कि अब ग्लोबली वोलेटिलिटी बढ़ने के संकेत हैं। और वोलेटिलिटी बढ़ने से मतलब यह है कि अमेरिकी बाजार दिन के दौरान भी, ओपनिंग और क्लोजिंग बेसिस पर भी, और उसके बाद डाउ फ्यूचर्स भी थोड़ा ऊपर नीचे का मूव ज्यादा दिखा सकते हैं। तो आप किसी भी तरफ का ऊपर नीचे के मूव का मतलब ये नहीं कि हमेशा नीचे ही हो, आप किसी भी तरफ के बड़े मूव के लिए थोड़े से तैयार होने चाहिए, थोड़ी वोलेटिलिटी के लिए तैयार होना चाहिए हमें। ये संकेत हमें ग्लोबल मार्केट से आते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आपने वोलेटिलिटी की ओवरनाइट तैयारी कर रखी है तो फिर आप अपने आप अपनी पोजीशन थोड़ी कम रखेंगे ओवरनाइट के लिहाज से, आपकी रिस्क कम हो जाएगी, उतनी रखें। ट्रेंड तेजी का है, वोलेटिलिटी के लिए आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट कर लेना है। ये सारे संकेत मैं ग्लोबल मार्केट से पढ़ रहा हूँ। ये ग्लोबल मार्केट से भी ये जो सारे संकेत पढ़ रहा हूँ, अमेरिकी बाजारों को हटाकर पढ़ रहा हूँ। सारे संकेत ये कमोडिटीज से आते दिख रहे हैं। कमोडिटीज जिस तरह से उतार चढ़ाव दिखा रही है, उसको देखते हुए थोड़ा सा आपको सावधान होने की जरूरत है। और इस सावधानी से बिल्कुल भी ये मतलब नहीं निकालें कि ट्रेंड खराब हो चुका है या बाजार अब इसके ऊपर नहीं जाएगा। अभी भी बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सावधानी रखना जरूरी है। जी जी बिल्कुल। तो मार्केट्स तो बाय ऑन डिप्स का है ही, बट काफी सारे फैक्टर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। चलिए सर, मार्केट्स की तो अभी हम बात भी करेंगे, आपसे सेटअप भी समझना है, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर होते हुए दिख रहा है। जरा ये बताएं सर कि ये जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर लगी है उसका कैसे इंपैक्ट देखें। हिंदुजा ग्लोबल हेल्थ केयर सर्विसेज कारोबार बेचने जा रही है ये, और जो वैल्यूएशन मार्केट दे रहा है वो अनुमान से काफी बेहतर आती हुई दिखी है। हिंदुजा ग्लोबल जी बिजनेस एक्सक्लूसिव पर मुहर कैसे देखना चाहिए इस खबर को सर? दो चीजें हैं इसमें, आप देखिए इसको दो तरीके से देखिए। पहली चीज तो ये कि जो बिजनेस बेच रहे हैं वो हेल्थ केयर बिजनेस, वो लगभग 60% रेवेन्यू का है हिंदुजा ग्लोबल का, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये कि जो 60% बिजनेस आपका बिक रहा है वो 9,200 करोड़ पर बिक रहा है। कंपनी का मार्केट कैप है 6,400 करोड़, ठीक है। ये एएसएम स्टॉक है और 5% की सर्किट वाला स्टॉक है, तो हमेशा 5% के आमतौर पर सर्किट पर ट्रेड करता है, ऊपर या नीचे की तरफ। जाहिर सी बात है अब ऊपर के सर्किट लगेंगे। तो पहली चीज तो है कि 6,400 करोड़ का मार्केट कैप है और सिर्फ 60% बिजनेस जो बिका है उसी का वैल्यू 9,200 करोड़ है। अब बचा बिजनेस जो 40% के आसपास का बिजनेस है, वो बिजनेस है टेक्नोलॉजी और केपीओ से रिलेटेड। उसका वैल्यूशन आप करीबन 3 से 4,000 करोड़ गिन सकते हैं, ठीक है। अगर उसका 3,000 करोड़ भी आप कंजर्वेटिव साइड पर गिनते हैं तो या 4,000 करोड़ गिनते हैं तो 9 और 4 13,000, 12-13,000 करोड़ का, 13,000 करोड़ के आसपास का 12 से 13,000 करोड़ का बिजनेस बनता है टोटल इस कंपनी का। अभी मार्केट कैप 6,500 करोड़ है, यानी कि जो भाव स्टॉक का है उससे डबल इसका वैल्यूशन बनता है, करेक्ट। अब डबल वैल्यूशन बनता है आज की तारीख में, तो जरूरी तो नहीं कि डबल का डबल हो ही जाए, लेकिन इस हिसाब से अगर जो वैल्यूशन में गैप है वो 50% भी पूरा होता है तो ये स्टॉक 3,000 का 4,500 4,000 तो आसानी से हो सकता है। तो मेरा ये समझना है 4,000 4,500 करोड़ के 4,000 4,500 के भाव तक स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उतनी अपसाइड तो ही 1,000 से 1,500 रुपए की अपसाइड है। इस अपसाइड में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो ये डिसाइड करेगा कि ये शेयर 4,000 पे रुकना चाहिए, 4,500 पे, या वाकई में 6,000 रुपए से का भाव जो बनता है आज के वैल्यूएशन पर वहां तक पहुंचना चाहिए। ये इस बात पर डिपेंड करेगा 9,200 करोड़ रुपए जो आने वाले हैं कंपनी को। बेरिंग्स की जो एक सब्सिडी है उनको इन्होंने ये पूरी स्टेक बेची है। यही स्टोरी हमने की भी थी कि ये प्राइवेट इक्विटी फर्म सबसे आगे दौड़ में है। 1 से $1.25 बिलियन के आसपास का वैल्यूएशन हमने लगाया था, तो $1.2 बिलियन आ गया। अब ये 9,200 करोड़ का क्या होगा? एक वो तरीका हो सकता है जो मेजेस्को ने किया था, मैस्टेक की सब्सिडरी कंपनी ने, जो आया सारे के सारे शेयर होल्डर्स में बांट दिया, लीजिए एंजॉय कीजिए लाइफ। वो कर सकते हैं, क्योंकि जहां तक मुझे याद है, एग्जैक्टली याद नहीं, बैक ऑफ द एनवेलप मुझे याद है कि प्रोमोटर्स के पास मैक्सिमम 75% के आसपास स्टेक है हिंदुजा ग्लोबल में। तो ऐसे में प्रोमोटर्स चाहेंगे कि जो पैसा आया, जो भी आपका क्या बोलते हैं टैक्स वैक्स कटाना है, जो भी है, उसके बाद पूरा का पूरा पैसा शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के तौर पर बांट लें। एक दूसरा तरीका बायबैक कर ले।
बाजार सबसे ज्यादा खुश कब होगा? जब आप पूरा का पूरा पैसा बांटे और कह दें कि थैंक यू वेरी मच, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास 3.5-4 हजार करोड़ के वैल्यूएशन वाला बिजनेस बचता है। तो इस लिहाज से फिर इस स्टॉक में जबरदस्त अपसाइड हो सकती है, और उसके बाद फिर स्टॉक 5,000, 5,500, 6,000 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। सो अल्टीमेटली ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि मैनेजमेंट इस पैसे का क्या करता है। अगर मैनेजमेंट ये सोचता है कि नहीं हम बांटेंगे नहीं, हम कुछ और नए बिजनेस में सोचेंगे, कहीं और लगाएंगे, या अगर मैनेजमेंट को पैसे की ज़रूरत है तो वो अपनी ग्रुप कंपनियों में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, ये सब होता है तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। बेस्ट सॉल्यूशन ये है, पैसा इस बिजनेस को बेचा है, कंपनी में आ रहा है, आप शेयर होल्डर को दे दीजिए, शेयर होल्डर भी खुश। या फिर आपको कोई रिलेटेड एक्सपांशन है, कोई एक्विजिशन है, जो काम अभी कंपनी कर रही है आईटी और केपीओ से रिलेटेड, जो 40% बिजनेस है, अगर उसमें कोई एक्सपांशन है, एक्विजिशन है, तो शायद बाजार उसे एक्सेप्ट करेगा कि चलो ठीक है, उसके लिए आपने हेल्थ केयर ग्लोबल बिजनेस भेज दिया, हेल्थ केयर बिजनेस भेज दिया और ये वाला है। तो अब देखते हैं, मैनेजमेंट से बात करने के बाद समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैनेजमेंट क्या करना चाहता है। नॉनदलेस जो भी हो, 9,200 करोड़ का बिजनेस तो बिका ही है, 6,500 करोड़ का मार्केट कैप है, तो अपसाइड तो पक्की है। तो 4,000 से 4,500 रुपए भाव मिनिमम मुझे नजर आता है हिंदुजा ग्लोबल का, ये तो है ही। उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। जी जी बिल्कुल सर, तो बड़ी खबर है कंपनी के लिए। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर लगी है। 16 अप्रैल को हमने सबसे पहले इस डील के बारे में आपको एक्सक्लूसिवली बताया था, और यहां से एटलीस्ट 50% अपसाइड तो स्टॉक में आना ही चाहिए। पर आगे देखते हैं मैनेजमेंट के क्या प्लान है इस बिक्री के बाद। तो हिंदुजा ग्लोबल सर, ये स्टॉक तो नजर में रहने ही वाला है, ढेरों और स्टॉक्स भी नजर में रहेंगे और आपसे आईपीओ पर भी चर्चा करनी है। पर उससे पहले आज का सेटअप समझ लेते हैं। सर बताइए, आज के संकेत आपको क्या कह रहे हैं? बिल्कुल दीप, 16 अप्रैल, ये 16 अप्रैल की हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी। कई बार क्या होता है, एक्सक्लूसिव खबर में थोड़ा वक्त लगता है। ये बड़ी डील्स है, 9,200 करोड़ की डील कोई अपने आप में छोटी नहीं, बहुत बड़ी डील है। 9,002 करोड़ से ज़्यादा की डील हिंदुस्तान में गिनती की हुई होंगी, तो कई बार होता है वक्त लगता है, क्योंकि ये डील्स ऐसी हैं जो एक दिन में मैच्योर नहीं होती, और फाइनल नेगोशिएशन चलते हैं, पेपर वर्क होता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, इट्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, राइट। सो और 15 जुलाई को हमने एक बार फिर से एक्सक्लूसिव रिसर्च की थी, और हमने कहा था कि 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए का पैसा कम से कम कंपनी में आता बनता है, जो डिविडेंड के जरिए आ सकता है या फिर किसी और तरीके से। तो कम से कम ये कह सकते हैं कि आपको सही वक्त पर हिंदुजा ग्लोबल पे हमने एक्सक्लूसिव खबर भी दी, और साथ ही इसका वैल्यूएशन भी प्रॉपर तरीके से आपको बताया कि इसका वैल्यूएशन क्या हो सकता है और इस पैसे का कैसे क्या हो सकता है। एनीवेज, चलिए बढ़ते हैं आगे। जो आपका सवाल है, आज के ट्रिगर्स ग्लोबल न्यूट्रल है, मैंने नेगेटिव नहीं रखे, मुझे कोई खास दिक्कत ऐसी दिखती नहीं, ठीक है, तो हल्के से नेगेटिव, न्यूट्रल से नेगेटिव मान सकते हैं। एफआईज के संकेत न्यूट्रल है, हल्के से न्यूट्रल से नेगेटिव मान सकते हैं। घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं। वायदा कारोबार के संकेत हल्के से न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड मान सकते हैं। सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, इसमें कहीं कोई दूर दूर तक बदलाव नहीं। आज एक मजे की बात बताता हूँ दीप, आज मैंने है ना रेंज जो देता हूँ और जो सपोर्ट जोन वगैरह जो देता हूँ, आज सिर्फ एक है, एक से ज्यादा नहीं दिया, क्योंकि मैं खुद है ना बोर हो रहा हूं कि 3-4-5 दिन हो गए बड़ी छोटी सी रेंज में फंसा है। जिस दिन मैं एक जोन देता हूं, उसके बाद बाजार उससे बाहर निकलने की कोशिश जरूर करता है। और निफ्टी पर आज वो जोन है 75 पॉइंट का, 16,125, 16,200, ये मजबूत सपोर्ट जोन है निफ्टी पर आज के लिए। ऊपर की तरफ 16,300, 16,350 हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है। 16,350 के पार होने पर आप नया लाइफ टाइम हाई बनाएंगे और नए ब्रेकआउट के लिए होंगे तैयार। बैंक निफ्टी 35,600, 35,800 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, और ये आसानी से टूटने वाला नहीं है, इसलिए एक ही रखा है। ऊपर की तरफ 36,200, 36,400 हल्की फुल्की रुकावट का जोन है, जहां पर बाजार रुक सकते हैं। जी दीप। बिल्कुल, तो ये तो रहे आपके लिए बड़े लेवल्स बाजार के, जहां पर आपको रखनी है नजर आज के ट्रेड के लिए। सर बताएं, दिन के लिए आपकी कहां पर नजर रहेगी? ट्रेडिंग रेंज क्या है आज की? 16,200, 16,300 दिन की छोटी ट्रेडिंग रेंज, पहले इसी में वक्त बिताएंगे, और उसके बाद कल वाली रेंज हो जाएगी मीडियम रेंज 16,175 से 16,325। फिलहाल दूसरी रेंज ये देख रहा हूं। बड़ी रेंज के तौर पर 16,125, 16,350, 16,125 के नीचे ट्रेड करने पर कुछ कमजोरी के संकेत बढ़ते हुए नजर आएंगे। 16,350 के ऊपर पार करके ट्रेड करने पर मजबूती बढ़ती हुई नजर आएगी। यह आज के दिन की बड़ी रेंज भी बहुत छोटी है, 125 पॉइंट इधर, 125 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट ऊपर, 125 पॉइंट नीचे, इतनी ही रेंज आज कम से कम डेटा में दिख रही है। लेकिन हाँ,
बाजार कभी भी हमें सरप्राइज कर सकता है, तो ऐसे में रेंज के पार निकलने की कोशिश कभी भी हो सकती है, और जब हो तो फिर आपको उस हिसाब से अपनी पोजीशनिंग करनी चाहिए। और पोजीशनिंग ये होगी 16350 के ऊपर निकलकर टिकने पर बेहद मजबूती के संकेत आते दिखेंगे। 16125 16100 को तोड़ने पर कमजोरी का पहला संकेत। बैंक निफ्टी 35825 36225 दिन की छोटी रेंज है, 200 पॉइंट इधर उधर समझ लीजिए आप। उसके बाद मीडियम रेंज 35700 36350 की बनेगी। 35825 36225 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर मानकर चले आप, माफ कीजिएगा, 35825 36225 दिन की छोटी रेंज है, 35700 36350 मीडियम रेंज है, और 35600 से 36475 दिन की बड़ी रेंज। 400 475 बड़ी रेंज के तौर पर बनता है, 36475 आपके लिए बड़ी रेंज के तौर पर। पिछले 4 सेशन से हमने 35600 को नहीं तोड़ा है, आज भी नहीं तोड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। 35600 से 35800 की रेंज में बैंक निफ्टी बहुत मजबूत सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। 36200 की रेंज में बार बार रुक रहा है, अटक रहा है, ये एकदम साफ नजर आ रहा है डीप। तो ये आपके लिए बड़े लेवल्स रेंज के तौर पर हो गए। एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 1% बढ़ी है, कोई खास बदलाव नहीं। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा घटा है, कोई खास बदलाव नहीं, लेकिन पॉजिटिव साइड पर 1.35। विक्स अनचेंज है, कोई बदलाव नहीं, 12.5 के आसपास। जी दीप। बिल्कुल सर, तो चलिए ये तो रहे बड़े लेवल्स, रेंज और साथ ही डेटा जो कह रहा है। अब पोजीशंस पे आते हैं सर। पहले बताइए एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए आज क्या करना है। एक ही स्टॉप लॉस रखिए 16100। अगर आपको बहुत छोटा रखना है, देखिए लगता है कि नहीं मुझे बड़ा नहीं रखना, तो फिर आपका 16175 है। 16175 कल के लो के नीचे, अगर जिसको छोटा चाहिए वो रखिए। बाकी 16100 बढ़िया स्टॉप लॉस है, जो आपका ट्रिगर ना हो। तो डे ट्रेड के लिए, क्लोजिंग के लिए 16100 रख लीजिए, ठीक है। और अगर कम रखना है तो 16175, अपनी अपनी श्रद्धा पर है, अपनी अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी पर, आपकी ताकत पर, ठीक है। स्टॉप लॉस कोई डिसाइड नहीं करता, ना मैं ना कोई और, आपका स्टॉप लॉस आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो टारगेट में भले आप इधर उधर पूछ लें, स्टॉप लॉस में पूछने के बजाय आप पूछ लें, मतलब लेवल्स पूछ लें, लेकिन लेवल के साथ साथ आपकी रिस्क लेने की जगह, लेवल मेरा तो पता चला 200 पॉइंट नीचे आया, अरे भाई 200 पॉइंट अगर किसी की रिस्क लेने की ताकत नहीं है, बेचना आपको 25 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, और स्टॉप लॉस 200 पॉइंट नीचे लगाने का सोचेंगे तो बात बनेगी नहीं ना। तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस अपनी रिस्क के हिसाब से लगाना आना चाहिए। लेवल पूछ ले, समझ ले, अगर आपका लेवल और आपकी रिस्क मैनेजमेंट दोनों मैच करता है, हाँ भाई मैं तो 16100 तक रोक सकता हूँ, 150 पॉइंट में कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, तो फिर लगाइए 16100। लेकिन ना इतनी रिस्क नहीं लेनी, कौन ले, फिर 16175, ठीक है। तो आप अपना रिस्क समझिए, कितना ले सकते हैं, पोजीशन कितनी है वो समझिए, फिर उसके हिसाब से स्टॉप लॉस लगाइए। बैंक निफ्टी इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस होगा आपका 35600 का, थोड़ा दूर है, 400 पॉइंट, कांट हेल्प इट, यही है जो है वो यही है। क्लोजिंग बेसिस पे जरूर मैंने छोटा दिया है, जिनको थोड़ा क्लोजिंग बेसिस पे डीप स्टॉप लॉस लगाना है वो तो 35600 ही लगा दें, लेकिन एक्चुअली सही मायने में जो स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर आता है वो 35800 का है। तो 35800 का स्टॉप लॉस आपका क्लोजिंग हो गया, इंट्राडे 35600, ये आपके लिए स्टॉप लॉस के लेवल लॉन्ग पोजीशन पर। शॉर्ट है तो 2 दिन से तो आपका दिन ठीक ही है, मौका मिल रहा है आपको नीचे, और शॉर्ट पे स्टॉप लॉस कट नहीं रहा। 16350 एकमात्र स्टॉप लॉस अब यही है आपके लिए शॉर्ट साइड पर, डे ट्रेडर्स के लिए भी, और अगर आप ओवरनाइट पोजीशन रखते हैं तो भी, यानी कि 16349 का लाइफ हाई है, 16350 होते ही आपका नया लाइफ हाई, ऐतिहासिक स्तर, फिर क्यों शॉर्ट रहना है, काट लीजिए, चाहे वो आप इंट्राडे ट्रेड है, चाहे लॉन्ग ट्रेडर्स, चाहे पोजिशनल ट्रेड है। 16350 एक ही स्टॉप लॉस। 36,200 225 के आसपास आकर 2-3 बार अटक गए हम बैंक निफ्टी पे। अब तो बैंक निफ्टी पर जो अब आप स्टॉप लॉस लगाएंगे वो थोड़ा सा वहां से ऊपर, क्या है 25-50 पॉइंट बैंक निफ्टी में कुशन रखना पड़ता है, नहीं तो टच एंड गो हो जाता है। तो 36,250 आपका स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी पर, वो लगा लीजिए, बस इतना ध्यान में रखिए। ये आपके स्टॉप लॉस हो गए लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन पर। जी दी बिल्कुल सर, तो ये तो रहे आपके लिए मौजूदा पोजीशंस की बात। अब नई पोजीशंस पर आते हैं सर, कैसे बनाए आज? खरीद कर निफ्टी खरीदिए, जितना ज्यादा नीचे खुले उतना बढ़िया, ठीक है ना। 16,125 16,175 रेंज परफेक्ट है, एकदम फर्स्ट क्लास। 16,200 से मूड बनाना शुरू कर सकते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना चाहते हैं 16,200 में लो आप, 175 में लो, 125 140 के आसपास लो, जहां आपको ठीक लगे। स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड है आपका 16,100,
ठीक है, 16,100 का स्टॉप लॉस लगाया, खरीद लीजिए। 16,290 पहला टारगेट, 320 दूसरा टारगेट, 335 तीसरा टारगेट, 350 और थैंक यू वेरी मच लास्ट टारगेट 16,400 अगर आ जाए तो, नहीं तो 16,350 तक काफ़ी है। ये आपके लिए टारगेट निफ्टी पर। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अब शॉर्ट कहाँ करना है ये ट्रिकी है। कल हमने कहा था 16,300 350 की रेंज में शॉर्ट कीजिए, ठीक रहा, वहीं से घुमा, करेक्ट। आज भी वही रेंज है 16,300 16,350 की रेंज। कल 16,320 का हाई था, तो आप मल्टीपल लॉट्स करते हैं तो 16,300 325 16,400 350 तीनों लेवल पर कर लीजिए। एक आध करना है तो 16,325 के आसपास करिए, जैसा आप करते हो उस हिसाब से देखिए। बट ये है आपके लिए रेंज जहां आप बिकवाली कर सकते हैं। लेकिन बिकवाली की एक ही कंडीशन है दीप, स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट होगा 16,400। 16,400 पार करने के बाद शॉर्ट नहीं लेना है, ये ध्यान में रखिए। तो 16,300 350 में बेच के 16,400 पर स्टॉप कर लीजिए। 16,260 पहला टारगेट है, 225 दूसरा, 200 तीसरा टारगेट, 16,175 16,140 यहां तक आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन काट लेनी है। ये राय है बिक वाली की निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी भी आपको साथ में दे देता हूं। चलिए, बैंक निफ्टी खरीदना है और खरीदने के लिए परफेक्ट रेंज जो है एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास 35,625 35,825, ये 200 पॉइंट की रेंज बढ़िया बाय जोन है। 825 से शुरू कर सकते हैं, मल्टीपल लॉट्स खरीद रहे हैं तो 700 में और ऐड कीजिए, 625 में और ऐड कीजिए, 3 जगह। स्टॉप लॉस 35,550, इसके नीचे जाए हट जाइए, खत्म करिए। क्योंकि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से 35,600 तोड़ा नहीं, 35,600 का लो भी कल ही बनाया 35,611 का, तो उसके नीचे जाए तो छोड़ दीजिए। फिर टारगेट 3 ईयर छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, 36,000 36,125 36,200, बस ये 3 टारगेट काफ़ी है। बेचना चाहते हैं जरूर बेचें, एग्रेसिव नहीं, अच्छा उसके पहले एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी बैंक निफ्टी खरीदने की राय है कि भाई मैं तो इंतजार नहीं करना चाहता 35,825 35,625 तक का, तो आप एक काम कर सकते हैं, फिर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाएं 35,800 का और खरीद लीजिए। यानी 200 सवा 200 पॉइंट की रिस्क पे आपको खरीदना है। जहां खुले, सपोज आपका 125 पॉइंट नीचे खुल गया, फॉर एग्जाम्पल 35,900 के आसपास खुल गया, 35,850 के आसपास आ गया, तो फिर आप 35,800 का स्टॉप लॉस रखो, खरीद लो, ठीक है। 36,125 36,200 दो छोटे टारगेट, 36,350 36,400 मीडियम टारगेट, 36,475 बड़ा टारगेट। ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी पर। और एग्रेसिव ट्रेडर्स की राय मैं आज इसलिए दे रहा हूँ, ये जब जब भी 36,000 के ऊपर बंद देता है, एक उम्मीद जगाता है कि बस मैं ब्रेकआउट करने की तैयारी हूँ, उसके बाद नेक्स्ट डे वापस 36,000 के नीचे बंद हो जाता है। तो वेदर दिस टाइम इट्स डिफरेंट, पता चलेगा आज 3:30 बजे। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो फिर 35,800 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदिए। बेचना जो चाहते हैं बैंक निफ्टी, वैसे तो 36,200 से ही मूड बन जाना चाहिए कि आप बेचे, लेकिन 36,200 थोड़ा रिस्की हो गया क्योंकि आप बंद 36,025 पर हुए हैं। तो अगर नीचे खुल गए तो ठीक, ऊपर खुलते तो 36,200 थोड़ा रिस्की हो जाता है। वहां पर सोचिए, ग्लोबल मूड माहौल देखिए कि अगर जैसे यूएस के फ्यूचर अभी 50 पॉइंट नीचे, ये 100-125 नीचे हो गए तो 36,200 पे ही बेच दीजिए। और नहीं ये रिकवर हो रहा है तो 36,200 पे नहीं, फिर हो सकता है एक बार रेंज के बाहर जाने की कोशिश करें और तब आपको बेचना है 36,350 से लेकर 36,475 की रेंज में। ये रेंज परफेक्ट है, यहां पर शॉर्ट बनाइएगा, 36,600 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, 36,225 125 36,025 3 टारगेट और 36,850 फाइनल टारगेट। जी डी क्लियर है सर। तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी मौका है और 36,000 के ऊपर जो कल बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। वायदा कारोबार की बैन लिस्ट फाइनली सर कोई बदलाव नहीं है, बट बड़ी बैन लिस्ट है। 6 स्टॉक्स हैं बैन में बने हुए, सन टीवी, IB हाउसिंग, कैनरा बैंक, RBL, नैनको और साथ ही सेल। अच्छा डेटा बताएं सर, कल थोड़ी कम एक्टिविटी होती हुई दिखी है, हालांकि हल्की खरीदारी थी FIs की, बट एक्टिविटी थोड़ी कम हुई है। कैसे देखें फंड्स के डेटा को? देखो, एक्टिविटी कम हो ज़्यादा हो दीप, अपने तो एनालिसिस उतना ही करना है, पढ़ाई उतनी ही करनी है, 1.5 घंटा जो लगना है रोज लगना ही है, ठीक है ना। तो ये कम करे ज़्यादा करे, हमारा काम तो कम होता नहीं है। 200 करोड़ की खरीदारी कैश में की है, ठीक है। स्टॉक्स में 250 करोड़ उन्होंने खरीदे स्टॉक्स, फ्यूचर्स, सॉरी 250 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं, 450 करोड़ के आसपास के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं। तो नेट नेट ठीक है, डायरेक्शनल तौर पर कुछ खास बदलाव नहीं है। एक ही आंकड़ा बड़ा दिख रहा है आपको एफएनओ में बिकवाली का, 4,600 करोड़ के आसपास के इंडेक्स ऑप्शंस बेचे। तो इंडेक्स में जो ऑप्शंस बेचे और ओपन इंटरेस्ट घटाए, जो इंडेक्स में जो पोजीशन थी एफआईज की तरफ से वो पोजीशन उन्होंने कम किए, ये बदलाव आते हुए दिखे आपको। अब आइए वायदा कारोबार के डेटा की तरफ। 16,300 के ऊपर से तेजी गिनना शुरू कीजिए,
पार करना थोड़ा मुश्किल है आज, और इसलिए 16,300 350 पे ऊपरी रेंज भी दी और शॉर्ट करने की राय भी दी। क्यों? 49 लाख शेयर कॉल्स में है, 15 लाख शेयर कल ही जुड़े। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन में सबसे ज्यादा 16,300 के कॉल पर है। तो 16,300 के आसपास 16,290 से प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। 16,290, 16,320, 16,335, 16,350 ये लेवल्स हैं जहां पर आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कहीं से भी आ सकती है, जिस तरह की लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन बनी है। सपोर्ट का है 16,200, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में 16,200 पर है 37 लाख शेयरों का। तो वायदा कारोबार के लिहाज से एकदम परफेक्ट रेंज निकल रही है दीप। 16,200 के नीचे ज्यादा टिकना नहीं है, 16,300 के ऊपर ज्यादा टिकना नहीं है, कम से कम अभी तो डेटा ये बता रहे हैं, बाद में देखो क्या होता है। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी 36,000 मेक और ब्रेक लेवल। अब देखिए दीप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 36,000 के पुट पर 13 लाख शेयर हैं, 36,000 के कॉल्स पर 18 लाख शेयर हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कल वहीं पर बंद हुए। तो तेजी करने वालों के लिए ये जरूरी कि आप 36,000 के ऊपर बने रहें। 36,200 के ऊपर तेजी का व्यू मजबूत होता दिखेगा, 35,800 के नीचे कमजोरी का व्यू थोड़ा सा बनता हुआ दिखेगा। तो ये 400 पॉइंट की रेंज है, इसके बीचों बीच में 36,000 आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा लेवल निकल कर आता हुआ बैंक निफ्टी पर। जी दीप। बिल्कुल सर, तो चलिए यह है पूरा डेटा विश्लेषण और आज का सेटअप, इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको रखनी है नजर। अब आते हैं आईपीओ बाजार पर सर। 2 आईपीओ का आज दूसरा दिन रहेगा, पर साथ ही 2 आईपीओ आज खुल भी रहे हैं। केम्प्ला सनमार, इस पर अपनी राय दे सर, क्या करें इस इशू में? छोड़ दें दीप, जाने दें, अवॉइड करें। बहुत सारे आईपीओ हैं जो आपके पास ऑप्शंस हैं, तो ऐसा कोई बहुत ज़रूरी नहीं कि इस आईपीओ में पैसा लगाएं। फिर भी कुछ अच्छी बातें हैं, पहले वो समझ लें। मैनेजमेंट बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत पुराना है, काफ़ी लंबे समय से कंपनी के साथ काम कर रहा है, और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी लीडरशिप पोजीशन में है। जो प्रोडक्ट्स ये बनाकर बेचते हैं उनमें मार्केट लीडर है, तो प्राइसिंग पावर इनके पास में। तो बिजनेस मॉडल के लिहाज से देखेंगे और प्रोमोटर्स के एक्सपीरियंस के लिहाज से देखेंगे तो समस्या नहीं है। और कल हमने मैनेजमेंट से बात भी की थी। फिर मैं क्यों अवॉइड कर रहा हूँ? पहली चीज़ जो अवॉइड है सबसे पहले मेरे लिस्ट में, वो ये कि कंपनी ने 2012 में अपना शेयर डीलिस्ट किया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से और साथ ही मद्रास स्टॉक एक्सचेंज से, और तब 15 रुपये में डीलिस्ट किया था। अब आप 15 रुपये पर डीलिस्ट करके वापस से 8-9 साल बाद में, 10 साल बाद में 550-500 रुपये के आसपास अपना आईपीओ लाते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि एक मन में वो सवाल तो आता ही नहीं कि फिर रिटेल इन्वेस्टर्स के तो उस समय नुकसान हो ही गया। नो डाउट तब समस्याएं रही होंगी, जो भी है कल मैनेजमेंट बता भी रहे थे, लेकिन वो डीलिस्ट होकर वापस वही कंपनी लिस्ट करवाना थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क पैदा करता है। दूसरी बात ये है कि पूरा का पूरा एक तरह से आप समझिए, भले ही ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू है, लेकिन अल्टीमेटली पूरा पैसा प्रोमोटर एंटिटी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जा रहा है कर्ज कम करने के लिहाज से, और इशू के बाद प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी घटकर 45% रह जाती है। इतनी बड़ी और इतनी एक साथ ऑफलोडिंग, और उसके ऊपर आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड डीलिस्टिंग का कंफर्ट नहीं देता। मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेस मॉडल खराब है, प्रोमोटर्स खराब है, लेकिन जो एक्शन है प्रोमोटर का वो थोड़ा सा कंफर्ट कम देता है। तीसरी बात एक और है जो डेटा के लिहाज से देखें, इन्होंने एक अपनी सब्सिडी कंपनी का एक्विजिशन किया, जिसकी वजह से पिछला साल का फाइनेंशियल इनका बहुत तगड़ा आया है, एकदम मुनाफा 10 गुना हो गया है ना, और मतलब एकदम से प्रॉफिट और सेल्स वगैरह के आंकड़े बड़े तगड़े आए। तो उसकी वजह से इक्विटी नेगेटिव है, इनकी नेट इक्विटी नेगेटिव पर है 31 मार्च को 350 करोड़ की। वैल्यूशंस ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब जिसको देख के मुझे लगे अरे वाह क्या कंपनी है, क्योंकि इसका बिजनेस जो सीधे सीधे तौर पर कंपेयर करें तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के साथ में कंपेयर हो सकता है। फिनोलेक्स अगर मुझे इससे बड़ी साइज है, भले जो प्रोडक्ट ये बना रहे हैं जिसमें 80% मार्केट शेयर इनके पास है, फिनोलेक्स के पास 20% है, तो फिनोलेक्स के पास दूसरे बिजनेस भी बहुत हैं। तो फिर अगर वैल्यूशंस के तौर पर फिनोलेक्स मेरे लिए है अवेलेबल, जो ज़्यादा ट्रस्टेड कंपनी है, ज़्यादा पुरानी कंपनी है, ज़्यादा अच्छे वैल्यूशंस पर मिल रही है, तो मैं क्यों ना जाऊँ। ये इस कंपनी के वैल्यूशन बहुत महंगे नहीं है, लेकिन ऐसे इतने सस्ते भी नहीं कि मेरे मुंह में पानी आए। इन सबको बेसिकली करना क्या चाहिए था, जो प्रमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है, इतनी बड़ी उनकी स्टेक वो बेच रहे हैं, 100% इनका जो शेयर होल्डिंग है वो घटकर 45% रह जाएगा, आप 55% कम कर रहे हैं, पुराना आपने डीलिस्ट किया है, पता है कि लोग सवाल उठाएंगे, तो फिर कंपनी को वैल्यूशंस अट्रैक्टिव रखने चाहिए थे और नीचे रखने चाहिए थे। अब मैं एक चीज़ बहुत साफ बता दूं, मैं अवॉइड की राय दे रहा हूं डेटा और जो ये सारे फैक्ट्स के बेस पे। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि स्टॉक नीचे ही खुले,
स्टॉक ऊपर भी खुल सकता है। आपको ये डिसाइड करना है कि शेयर को आपको प्राइस के हिसाब से खरीदना है या क्वालिटी या फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से। ये प्योरली फंडामेंटल एनालिसिस है। बाद में आप कभी कोई ट्रोल न करेंगे, अरे ये तो इतना लिस्ट हो गया, लिस्ट होने के बाद और बढ़ गया, कुछ भी हो सकता है, इट्स पॉसिबल। लेकिन अगर हम एक फंडामेंटल कॉल लेना चाहें सारे फैक्टर्स को देखते हुए, तो मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस है। जरूरी नहीं कि मुझे इस आईपीओ में ही पैसा लगाना है। बहुत सारे आईपीओ दूसरे हैं, खुले हैं और खुलने वाले हैं, मौके बहुत मिलेंगे। तो जहां पर थोड़ा भी डाउट है तो व्हेन इन डाउट स्टे आउट, सिंपल सा मामला है। इसलिए हम अवॉइड की रेटिंग देंगे कैम्प्लास सेनमार्क को। जी दी, बिल्कुल सर, तो क्लियर इंस्ट्रक्शन है, स्टे अवे, अवॉइड है। काफी सारे विकल्प हैं, इसी हफ्ते और विकल्प हैं आपके पास, तो वहां पर आपको मौके मिलेंगे। अच्छा, दूसरा आईपीओ जो आज खुल रहा है सर, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, इस पर आप क्या सलाह देंगे? उस पर सलाह दूं उससे पहले हाँ, मैं एक डेटा गलत भूल गया कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 55% रह जाएगी। 45% उनका डाइल्यूशन है, तो 45% रहने के बजाय 55% रहेगी। डाइल्यूशन 45% है, तो 55% भी कोई मतलब ऐसा 45% का डाइल्यूशन अपने आप में आजकल कौन से आईपीओ में आप 45% प्रमोटर को बेचते हुए देखते हैं, करेक्ट। सो उस हिसाब से मुझे लगता है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग एक साथ 45% बिकना अच्छा संकेत नहीं, स्पेशली जब आपने डीलिस्टिंग करवाया हो, स्पेशली जब आपकी नेगेटिव इक्विटी दिख रही हो, ये सारी चीजें। तो ये तो होगी बात आपके लिए कैम्प्लास सेनमार्क की, जहां अवॉइड की रेटिंग है। अब आइए आपका जो सवाल है दूसरे आईपीओ को लेकर, और वह है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। यहां पर मेरी राय यह है कि ये मी टू टाइप का आईपीओ है। एक और कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कितनी, मतलब कितनी 10-20 कंपनियां ऑलरेडी है, एक और आ रही है। सो अब एक और आ रही, तो इसमें खास क्या है फिर जिसकी वजह से पैसा लगाएं? पहले तो मैं राय बता दूं आपको। राय यह है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो पैसा लगाइए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से छोड़ दीजिए। बहुत क्लियर कट है। एप्टस में पैसा आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाना, 3 साल 5 साल का व्यू है तो सोचिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब पहले पॉजिटिव्स बता दूं, प्रोमोटर्स बहुत अच्छे हैं, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, बढ़िया प्रोमोटर है। दूसरी बात जो कंपनी में मुझे बहुत पसंद आई है वो ये है दीप कि जो इनकी लोन बुक है, एसेट क्वालिटी है, मजबूत है। इनको 2009 से जब से बिजनेस शुरू किया है, लोन स्ट्रक्चरिंग वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो यानी कि और 75% के आसपास के जो इंडिविजुअल्स को लोन देते हैं, तो एनपीए लेवल वगैरह काफ़ी मैनेजेबल है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अच्छी लोन बुक है, गुड क्वालिटी लोन बुक, एक्सपीरियंस प्रोमोटर, और ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 साल का आप देखिए, इंप्रेसिव है। अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, बढ़िया ग्रोथ है। तो वो ग्रोथ को देखते हुए, मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस को देखते हुए, लोन बुक को देखते हुए कंपनी बढ़िया है, कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आइए नेगेटिव्स क्या है। सिर्फ दक्षिण भारत के 4 राज्यों में, जिसमें हैदराबाद और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को हम 2 मानते हैं, वैसे तो प्रैक्टिकली एक ही है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु। तो मैक्सिमम बिजनेस तमिलनाडु में है, सेकंड आपका हैदराबाद तेलंगाना और आंध्रा हो गया, और थर्ड कर्नाटक हो गया। तो पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल, अब इसको आप पॉजिटिव मान लो, नेगेटिव मान लो, लेकिन है चूंकि एक ही दक्षिण भारत में लिमिटेड है, तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव है। वैल्यूएशंस ठीक है, मतलब थोड़ा सस्ता कर सकते थे। होम फर्स्ट फाइनेंस ने भी ऐसा ही किया, रेस्पॉन्स बहुत मिल गया। अब देखो स्टॉक का क्या हाल है, पड़ा है, ठंडा है। और दूसरी बात है कि जब इन्वेस्टर्स के पास, फंड मैनेजर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आईपीओ में, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां इतनी सारी हैं, तो फिर आपको थोड़ा वैल्यूएशन सस्ता रखना चाहिए था। अगर वैल्यूएशन सस्ता रखते तो मजा आ जाता। कंपनी बढ़िया है, थोड़ा सस्ता 10% नीचे प्राइस करना था इनको, ये इन्होंने गलती की। बट एनीवे, चूंकि प्राइस रीजनेबल प्राइस है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत महंगा है, मैं ये भी नहीं कह रहा बहुत सस्ता, तो इसलिए फिर आप सिर्फ लिस्टिंग के लिहाज से ना लगाएं, लॉन्ग टर्म के लिहाज से पैसा लगाइए। लिस्टिंग पे बन जाए तो आपका नसीब कि मार्केट बहुत अच्छा रहा, यहां से पता चला कि निफ्टी 1000 पॉइंट 500 पॉइंट ऊपर हो गया, बाजार में लाव लाव हो गया, तो फिर आप आराम से, ठीक है, आपका लिस्टिंग पे बन जाएगा। आप लंबा सोच के लगाइए, जल्दी पैसा बन जाए तो खुश हो जाएगा। शॉर्ट टर्म सोच के लगाएंगे और पैसा नहीं बनेगा तो दुखी होगा, फिर बाद में लॉन्ग टर्म रखने में तकलीफ होती है। तो ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिहाज से पैसा लगाने की राय है। बिल्कुल सर, तो ये है आपके लिए क्लियर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से पैसा लगा सकते हैं आप, थोड़ा क्राउडेड स्पेस है ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी काफी लिस्टेड कंपनीज हैं, पर एक और विकल्प आपको मिल रहा है। तो चलिए, दोनों आईपीओस पर आपकी अनिल जी की तरफ से राय भी आती हुई दिख गई है। आइए फिर देख लेते हैं और कौन से स्टॉक्स पर आज आपको रखनी है नजर, और साथ ही ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं। चलते हैं हमारी रिसर्च टीम के पास, कुशल, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष।
कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के कुछ ट्रिगर्स और पोस्ट मार्केट नतीजे कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। ढेर सारे नंबर्स आने वाले हैं आज के सत्र में। कैश स्पेस की तो काफ़ी लंबी सूची है, जिसमें आरती सरफेक्टेंट्स है, इसके अलावा कैम्प्स, इसका भी नंबर्स आने वाले हैं। साथ ही सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स, कोस्टल कॉर्पोरेशन जैसे स्टॉक्स आपको फोकस लिस्ट में रहेंगे। कोचिन शिपयार्ड और जो नई लिस्टिंग है जोमेटो, उसके भी नंबर्स जो है आज के सत्र में आते हुए दिखेंगे, तो इन सब स्टॉक्स पर फोकस रखिए। इसके अलावा एमएसटीसी की जो सब्सिडरी है एफएसएनएल यानी कि फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, उसके स्ट्रेटेजिक सेल के लिए आवेदन सौंपने की आज आखिरी तारीख है, तो यहाँ पर भी नजर रहेगी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो है आज एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 13 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया था। पोस्ट मार्केट नंबर्स में खासकर जो एफएनओ स्पेस के नंबर हैं, उसमें इंडियन होटल्स यहाँ पर कमजोर साइड पर नंबर्स आते हुए दिखे। हमारा जो अनुमान था उसके मुकाबले कमजोरी दिख रही है। आय करीब 140% बढ़कर सालाना आधार पर 344 करोड़ पर आई है। हमारा अनुमान 370 करोड़ रुपए का था। साथ ही कंपनी का जो घाटा है, हमारा अनुमान 190 करोड़ का था, उसके मुकाबले 301 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। इनफैक्ट कंपनी ने 250 करोड़ रुपए पूंजी जुटाने की भी जो है डेट के जरिए उसको भी मंजूरी दी है। और आगे के लिए जो कमेंट्री है खासकर जुलाई महीने के लिए, वो काफ़ी पॉजिटिव साइड पर देखने को मिली है। बट ओवरऑल जो नंबर्स हैं वो वीक साइड पर देखने को मिले हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ पोस्ट मार्केट नतीजे जहां पर आपको आज रिएक्शन आते हुए दिखेगा। वायदा कारोबार से इंडियन होटल्स पर भी आपको रखनी है नजर। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन से नतीजे हैं आज? जी दीपांशु, गुड मॉर्निंग। इंद्रप्रस्थ मेडिकल कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है 25 करोड़ का, जहां पर घाटा देख रही थी, अब 15 करोड़ का मुनाफा देख रही है। कंपनी की आय जो है 94 करोड़ से 203 करोड़ यानी कि 116% की बढ़त वहां पर आती हुई दिखी है। मार्जिन 14.8%। जीएसपीएल आप सालाना आधार पर देखें, क्यू ऑन क्यू बेसिस नतीजे अच्छे ही हैं। कंपनी की आय सालाना आधार पर 1505 करोड़ से 3425 करोड़ रही है। मार्जिन 35% से 32% है और मुनाफा जो है 221 करोड़ से 509 करोड़ तक जाता हुआ दिखा है। नीलकमल लिमिटेड कंसोलिडेटेड बेसिस पर घाटे से मुनाफे में कंपनी आती हुई दिखी है, जहां पर करीब 29 करोड़ का नुकसान कंपनी देख रही थी, अब 2 करोड़ के करीब का मुनाफा कंपनी के हाथ लगा है। रेवेन्यूज की अगर बात करें, 251 करोड़ से 492 करोड़ पर कंपनी की आय और एबिडा प्रॉफिट जो है 30 करोड़ का कंपनी देख रही है, जहां पर पिछले साल एबिडा लॉस था 10 करोड़ का। इसके अलावा आईपीओ अपडेट, नुवोको विस्तास आईपीओ दूसरा दिन है आज और पहले दिन आईपीओ जो है 0.16% भरता हुआ 0.16 गुना भरता हुआ देखने को मिला है। कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज का भी आज दूसरा दिन है और पहले दिन आईपीओ 0.41 टाइम्स भरता हुआ दिखा है, तो दोनों आईपीओ के अपडेट्स पर भी नजर रहेगी। बिल्कुल, तो आईपीओ मार्केट के लिए आज एक और बिजी डे होने वाला है, नजर रखेंगे वहां पर। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास आज कौन सी खबरें हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले आप देखिए जो 10 नए स्टॉक्स वायदा बाजार में ऐड होते हुए दिखेंगे, इन सब पर अब से नजर रहेगी। आप देखिए कई सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स बनते हुए दिख रहे हैं जो सितंबर सीरीज से वायदा बाजार में शामिल होंगे, जिसमें 2 एक्सचेंजेस हैं, एमसीएक्स और आईएक्स, ये दोनों ऐड होते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही एचएएल एक सरकारी कंपनी यहाँ पे ऐड होती हुई दिखेगी। सिंजीन इंटरनेशनल ये इंटरेस्टिंग स्टॉक है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे भी एक बार फिर ये स्टॉक वायदा बाजार में शामिल होता हुआ दिखेगा। इंडिया मार्ट, डिक्सन टेक, कैनफिन होम्स, ये सारे स्टॉक्स है जहाँ पे अब आपको फोकस करके चलना चाहिए। एनबीसीसी जुलाई में कंपनी के कुल मिलाके 647 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी को मिलते हुए दिखे, ये बिजनेस अपडेट कंपनी ने दिए थे। इंटरनेशनल कन्वेयर कंपनी के प्रमोटर्स ने खुले बाजार से 10,050 शेयर्स खरीदे हैं। अब प्रमोटर्स की जो कुल हिस्सेदारी है वो बढ़ चुकी है, 61.77% हो चुकी है। टेलीकॉम स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी होगी, जहाँ पे आप देखिए जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है तरुण बजाज, उनका बयान आता हुआ दिखा है। उन्होंने कहा है कि सरकार टेलीकॉम बकाया मुद्दे पर समाधान फिलहाल ढूंढती हुई दिख रही है और कुछ इस पर सोल्यूशन ज़रूर लाएगी। जो ईवी इंपोर्ट ड्यूटी है, इस पर भी एक खबर आती हुई दिख रही है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इन पे इंपोर्ट टैक्स दरें यहाँ पे कटती हुई दिख सकती हैं आने वाले समय में। करीब $40,000 से कम के जो ईवी होंगे उस पर जो टैक्सेस हैं वो करीब 40% तक कम होते हुए दिख सकते हैं। ये फिलहाल विचार होता हुआ दिख रहा है, किस तरह से अब बयान आते हैं या किस तरह से अब डिसीजंस आते हैं इस पर नजर रहेगी। लेकिन आज जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले स्टॉक्स हैं, रिलेटेड स्टॉक्स हैं, इस पर आपको नजर रखनी होगी। बिल्कुल, तो नजर रखेंगे इन सभी स्टॉक्स पर। और इंटरनेशनल कन्वेयर्स कल जैन साहब अपने जेम स्टॉक में भी रेकमेंड करके गए थे, वहां पर भी आपको थोड़ा प्रमोटर एक्शन आते हुए दिखा है। थोड़ी देर में वरिंदर बंसल से रिजल्ट एक्सरे पर नतीजों पर चर्चा भी करेंगे, पर उससे पहले आइए एक बार देख लेते हैं कि ब्रोकरेजेस का आज किस दिशा में व्यू बन रहा है एफआईआर में।
मॉर्निंग आशीष, बताइए आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए श्री सीमेंट यहाँ पर जो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आती हुई देखिए गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल की राय दी है। लक्ष्य जो है 28,000 से बढ़ाकर 29,100 कर दिया। 28,287 जो कल की क्लोजिंग है। जेपी मॉर्गन ने अंडरवेट की रेटिंग दी है। जेफरीज होल्ड की राय दे रहा है। HSBC ने भी अगर आप देखें तो होल्ड की राय को बरकरार रखा है। 27,700 रुपये के लक्ष्य लो। सबका यही कहना है कि देखिए पिछले साल का जो बेस था वो भी काफ़ी बड़ा था, उसके बाद भी अगर आप देखें तो प्रदर्शन कंपनी की तरफ से अच्छा ही देखने को मिला। हालांकि सबका मानना यही कि वैल्यूएशन महंगे है, वैल्यूएशन डिमांडिंग है, इसके चलते अगर आप देखें तो कोई बड़े टारगेट अपग्रेड्स यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर भी नतीजों का असर देखने को मिलेगा। क्रेडिट स्विस की तरफ से जो है रेटिंग अपग्रेड हो गई है, अब आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। 100 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। 81 रुपये की कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे हैं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला। हालांकि जो एक लॉकडाउन के रिलेटेड जो असेट क्वालिटी पर स्ट्रेस आया वो जरूर देखने को मिला। जेफरीज भी अगर आप देखें तो अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे 70 रुपये के लक्ष्य के लिए। नोमिरा मान रहे हैं कि आगे जाकर यानी दूसरी तिमाही से अगर आप देखें तो अच्छी रिकवरी असेट क्वालिटी में भी देखने को मिलेगी। थर्मैक्स यहाँ पर देखिए नतीजे अच्छे आते हुए देखे तो क्रेडिट स्विस की तरफ से जो है रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। अब जो है अंडर परफॉर्म से रेटिंग को बढ़ाकर न्यूट्रल की राय दे रहे हैं 1300 रुपये के लक्ष्य के लिए और मान रहे कि अब जो है यहाँ पर इस पूरे सेक्टर में कप साइकिल की शुरुआत हो गई है। और कोविड के बाद भी अगर आप देखें तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है काफ़ी मजबूत है, काफ़ी बढ़िया है। सिटी यूनियन बैंक यहाँ पर नजर रखेगा। मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। हालांकि लक्ष्य काटा है, 245 से घटाकर 215 कर दिया, लेकिन फिर भी करंट मार्केट प्राइस से अगर आप देखें तो अच्छी खासी अपसाइड जो है ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 155 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। इंडियन होटल्स यहाँ पर भी नजर रखिएगा। यूबीएस की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 185 रुपये का लक्ष्य दिया, 143 कल की क्लोजिंग है। मान रहे कि नतीजे अगर आप देखें तो थोड़े से कमजोर देखने को मिले। हालांकि ये मान रहे कि धीरे धीरे अगर आप देखें तो रिकवरी में तेजी देखने को मिल रही है। GSPL CLSC की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 450 रुपये का ऊंचा लक्ष्य दिया है। 327 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि स्टॉक के अंदर अगर आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन डीप वैल्यू है। और अंत में SBI लाइफ यहाँ पर CLSC की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 1500 रुपये के लक्ष्य के लिए 1132 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ये EP ग्रोथ मान रहे कि काफ़ी बढ़िया और इनफैक्ट इनके अनुमान से काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, जिसके चलते अगर आप देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1500 रुपये के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज आपके लिए एक्शन। बढ़ाएं एक्शन को आगे। नतीजों का सीजन पूरे जोरों पर और इस शुक्रवार तक और शुक्रवार शनिवार को आने वाले नतीजों का एक्शन सोमवार तक तो वरिंदर बंसल हमारे साथ हैं ही और पूरी मेहनत और पूरी रिसर्च के साथ। आइए शुरुआत करते हैं। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। अच्छे नतीजे और सस्ते तो नहीं कहूंगा लेकिन ठीक ठाक शेयर है, मतलब बहुत महंगे भी नहीं। ऐसे है लिस्ट में आजकल कहाँ सस्ते शेयर तो वरिंदर को मिलते ही नहीं है। और पटाखा तो देखा वही जमाना हो गया। मुझे लगता है पटाखा रिजल्ट तो आपके अगले बार दिवाली सीजन वाले रिजल्ट्स में ही देखने को मिलेंगे। तो बताएं वरिंदर, शुरुआत कीजिए अच्छे नतीजों के साथ। गुड मॉर्निंग सर। गुड रिजल्ट्स, इनएक्सपेंसिव वैल्यूएशंस, जैसे आपने बोला बहुत ज्यादा महंगे नहीं है। तो शेल्बी सर लिस्ट में आता है सबसे पहले। नाउ शेल्बी सर, हम जब भी हेल्थ केयर स्टॉक्स की बात करते हैं और हॉस्पिटल स्टॉक्स की बात करते हैं, आई डोंट नो कि शेल्बी बहुत ज्यादा चर्चित नाम है कि नहीं है। नंबर्स बहुत अच्छे आए थे सर इस बार। क्वार्टर ही देखते हैं, YoY तो बहुत ही अच्छे दिखेंगे आपको। तो 32% सेल्स बढ़ी है शेल्बी की। एबिटा 31 करोड़ से 38 करोड़ हुआ है। अब ये 30 टाइम के आसपास ट्रेड करता है TTM EPS पे, तो बहुत महंगा स्टॉक नहीं कंपेयर टू अदर हेल्थ केयर हॉस्पिटल स्टॉक्स। बट ऑनेस्टली सर, इसमें ये समझना ज्यादा जरूरी है कि ये वन टाइम बेनिफिट ऑफ द सेकंड कोविड वेव है कि नहीं है। अदरवाइज शेल्बी हैज नॉट बीन अ वेरी कंसिस्टेंट प्लेयर, समथिंग लाइक अपोलो या मैक्स इंडिया जिस तरीके से है। तो इसमें ये समझना ज्यादा जरूरी है। पोकरना का सर नंबर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अगर मैं होम बिल्डिंग प्रोडक्ट्स देखूं ना, उसमें बहुत कम कंपनीज है जिन्होंने अच्छा किया। लाइक सैनिटरी वेयर, प्लाईवुड कंपनीज, उनका क्वार्टर नंबर्स बहुत ही खराब आया था, जो एक्सपेक्टेड था कि खराब आएगा। बट एक्रिसिल और पोकरना मैं बोलूंगा सर YoY तो नंबर्स बहुत ही अच्छे दिखेंगे आपको। लॉस से प्रॉफिट हुआ है, इवन क्वार्टर उसमें ग्रोथ हुआ है। तो 19 करोड़ से 23 करोड़ हुआ है। उसका कारण ये है सर कि एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। यूएस इसकी बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे एक्सपोर्ट करता है। उसके कारण अगर डोमेस्टिक भी हिट हुआ था इस बार, जो देखा हमने सैनिटरी वेयर एंड प्लाईवुड कंपनीज में, इसका नहीं हुआ। तो पोकरना 19 करोड़ जो एबिटा था लास्ट क्वार्टर, उसके अगेंस्ट इसने 23 करोड़ एबिटा इस बार किया। और YoY तो लॉस ही था। तो क्वार्टर भी नंबर अच्छे आए। 30 टाइम्स भी ट्रेड करता है TTM EPS पे, सो बहुत महंगा स्टॉक नहीं है।
ये है आपके लिए दो बेहतरीन रिजल्ट, शेल्बी और पोकरना, दोनों ही बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने, जिनके वैल्यूएशन भी अभी तक महंगे नहीं हुए। रिजल्ट ढेर सारे अच्छे हैं लेकिन शेयर हो चुके हैं महंगे। बताएं वरिंदर, ये कौन से हैं? सर टिमकेन इंडिया, क्योंकि ये एक बेयरिंग कंपनी है, ऑटो एंसिलरी स्पेस में हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। कहीं ना कहीं रिवाइवल के साइंस आ रहे हैं ऑटो एंसिलरी कंपनीज में। हमने देखा ये टिमकन में अगर आप देखें तो वाई एंड वाई तो ऑफकोर्स आपको बहुत ही धुआंधार नंबर्स दिखेंगे, बट अगेन मेरा फोकस इस बार क्वार्टर क्वार्टर में ज्यादा था। तो क्वार्टर क्वार्टर में आपने देखा कि एबिटा इसका 87 करोड़ से 93 करोड़ हो गया। इवन मार्जिन 18% से 20% इंप्रूव हो गए। लास्ट ईयर तो सर सिंगल डिजिट मार्जिन था इसका, इवन प्रॉफिट इंप्रूव हो गए। बट टिमकन एक्सपेंसिव स्टॉक है, हमेशा से रहा है, 55 टाइम्स में ट्रेड करता है टीटीएम ईपीएस पे। बट द मोर इंपॉर्टेंट टेक अवे इज सर कि ऑटो एंसिलरी स्पेस में वो रिवाइवल जो हमने 4-5 साल तक देखा नहीं है, वो रिवाइवल के साइंस जो है धीरे धीरे हमें दिख रहे हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक सर, ये कंपनी आपने देखा कि जुबिलेंट इंग्रीविया का नंबर बहुत अच्छा आया था। इवन लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स डिड वेरी वेल, स्टेडी राइजिंग स्ट्रॉन्ग कंपनी। क्वार्टर क्वार्टर इसका सेल सर 42% ऊपर है, एबिटा 128% ऊपर है सर। 12-13% मार्जिन करता था, उसके अगेंस्ट अभी 20% मार्जिन हो गया लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का। 10% था वाई एंड वाई। 100 करोड़ का क्वार्टरली रन रेट हो गया इसका प्रॉफिट का, विच इज अमेजिंग। अभी भी 34 टाइम पे ट्रेड करता है नेक्स्ट ईयर अर्निंग, सो नॉट वेरी वेरी एक्सपेंसिव। बट एटलीस्ट लक्ष्मी ऑर्गेनिक और जुबिलेंट इंग्रीविया, ये दो नए नाम आए हैं इस बार जो केमिकल स्पेस में अच्छा किया है वर्सेस अदर पीयर्स जिन्होंने जिनके मार्जिन या ग्रॉस मार्जिन कमी हुए। ओके, तो ये दो रिजल्ट्स अच्छे हैं, थोड़े वैल्यूएशन महंगे, लेकिन कमजोर रिजल्ट्स की लिस्ट और कमजोर के साथ ही उम्मीद के मुताबिक वाले रिजल्ट्स भी बताएं वरिंदर। सर बॉम्बे डाइंग सर, आई डोंट थिंक सो दैट वी शुड पेंट एवरी कंपनी या रियल एस्टेट प्रॉक्सी कंपनी कि सब सेम हो जाएगा अंटिल अनलेस नंबर्स आने चालू हो जाएंगे। बॉम्बे डाइंग पे अभी भी लॉस आ रहा है सर। एबिटा 94% डाउन था क्वार्टर क्वार्टर, मार्जिन इसके 0.7% रह गए हैं। आई अंडरस्टैंड एंड एग्री दैट दैट इस बार इस क्वार्टर रियल एस्टेट कंपनीज के लिए खराब रहा था क्योंकि कोविड का सेकंड वेव हिट किया उनको। बट आई थिंक इन दैट पैक द वीकेस्ट नंबर्स आर फ्रॉम बॉम्बे डाइंग। इनलाइन रिजल्ट सर, श्री सीमेंट में नंबर्स इनलाइन आए थे, वॉल्यूम्स नीचे थे पर वो एक्सपेक्टेड था। बट इसमें सर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कॉस्ट प्रेशर आ रहा है कंपनी पे। तो अगर आप देखेंगे सर, इसका जो कॉस्ट पर टन बोलते हैं जिसको, वो 8% क्वार्टर क्वार्टर बढ़ गया, मेनली क्योंकि हायर रॉ मटेरियल प्राइसेस थे। 20% क्वार्टर क्वार्टर प्राइसेस बढ़े, पावर कॉस्ट भी 15% बढ़ा और एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ा। तो एबिटा पर टन एक्चुअली सर 2% क्वार्टर क्वार्टर कम हुआ कंपेयर टू इट्स पीयर्स ने बहुत ही अच्छा किया हुआ है। सो श्री सीमेंट डिडंट डिलीवर द नंबर्स लाइक होता है ना कि जो शेयर है शेयर की तरह डिलीवर नहीं किया जो हमेशा करता है कंपेयर टू अदर पीपल लाइक अल्ट्राटेक या अंबुजा। उनका परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में खराब था। और वैल्यूएशन ऑफ कोर्स आपको मालूम है सर, 30% प्रीमियम पे ट्रेड करता है अल्ट्राटेक के। गति सर, गति के नंबर्स यू कांट सी द नंबर्स द वे दे कम, बिकॉज गति में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। सो गति के नंबर्स आपको देखने पड़ेंगे, आपको स्टैंड लोन नंबर्स कंसोलिडेटेड में डिडक्ट करने पड़ेंगे, आपको गति का KWE का नंबर देखना पड़ेगा। उस हिसाब से अगर नंबर्स देखें तो मेरे हिसाब से नंबर्स इन लाइन थे सर। एज ए सेट ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, सेकंड कोविड वेव हुआ था, बट इसमें सबसे बड़ा टेक अवे मगर इसके ग्रॉस मार्जिन सर 28% है वर्सेस 33%, तो इनलाइन नंबर्स थे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर आप सेल्स देखें तो सेल्स 27% नीचे थी, इवन टीसी एक्सप्रेस का सेल्स 20% नीचे था क्वार्टर क्वार्टर, तो इनलाइन परफॉर्मेंस है। बट सर गति में एक चीज जरूरी है कि एक्स यूपीएस पर्सन, यूपीएस सबसे बड़ी कंपनी है, लॉजिस्टिक्स कंपनी है दुनिया में, एक्स यूपीएस पर्सन हैज जॉइंड एज अ न्यू सीईओ ऑफ गति। तो जो मैं आपको बता रहा हूं कि हम इस ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है मेरे हिसाब से अपार्ट फ्रॉम द रिजल्ट्स। ऑटोमोटिव एक्सेल सर, अगेन सीवी साइकिल मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भी हैज बीन हिट इन द लास्ट मेनी ईयर्स। इस बार ऑटोमोटिव एक्सेल इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्ले इन टर्म्स ऑफ द सीवी अप साइकिल इफ यू आर प्लेइंग। बट ये क्वार्टर में देखा हमने एबिटा 65% नीचे हो गया था, अगेन जो एक्सपेक्टेड था कितना होगा। इवन अशोक लीलैंड की जो एमएचसीवी सेल्स है वो 66% डाउन थी, सो इन लाइन विद व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। अभी से रिवाइवल दिखना चालू हुआ है सर, जुलाई ट्रेंड्स आर इंक्रीजिंग, तो उस तरीके से वो नंबर्स है। तो आई विल से ऑटोमोटिव इज इन लाइन। बट अगर आप नीचे के मतलब इनमें एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट मेरे लिए वो गति में रहा था कि ये जो नया सीईओ आया है, आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग स्टेप द कंपनी हैज टेकन। ओके वरिंदर, आपसे सिर्फ 1 मिनट और लूंगा, समय कम है, लेकिन क्योंकि एक बड़ी डील हुई है, इसको आप बड़ी क्लोजली ट्रैक भी कर रहे हैं, मैंने आपके ट्वीट्स भी देखे थे, हिंदुजा ग्लोबल की जो डील हुई थी, जरा इस पर बताएं। 9,200 करोड़ की जो डील है, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए शेयर होल्डर्स के लिए, क्या आगे क्या है, जिन लोगों के पास है हिंदुजा ग्लोबल क्या करें, या जो खरीदना चाहते हैं वो क्या करें? बैठे रहिए, मगर अगर आपका क्वेश्चन सिंपल है सर तो इस स्टॉक पे बैठे रहिए।
आई थिंक इट्स स्टिल वेरी वेरी चीप। क्यों बोलूंगा सर मैं कि आज का डेट में इसका मार्केट कैप 6,500 करोड़ का है। 9,200 करोड़ के आसपास का हेल्थ केयर का डील हुआ है। हेल्थ केयर वर्टिकल आई थिंक 57% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज है। इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा अभी कंपनी के पास क्या बच गया। जो इसका नॉन हेल्थ केयर आईटी बिजनेस है उसका अगर नंबर देखें सर तो वो कम से कम 200 करोड़ का एबिटा करता है, 200 करोड़ का एबिटा जनरेट करता है साल में। अगर आप उनके पीयर्स देखेंगे तो पीयर्स को वैल्यूएशन अराउंड 15 से 25 टाइम के आसपास का मिलता है। अगर आप लोअर एंड पे भी देते हो सर कि चलो लोअर एंड पे इसको वैल्यूएशन देते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि बीपीओ बिजनेस है, उनका मार्जिन कम है कंपेयर टू से व्हाट फर्स्ट सोर्स डज, तो भी अगर 15 टाइम भी देंगे सर तो भी 3,000 करोड़ का वैल्यू जो है वो सिंगल एंटिटी जो नॉन हेल्थ केयर आईटी बिजनेस है उसको मिल जाता है। तो 3,000 करोड़ प्लस 9,000 करोड़ 9,200 करोड़ जो भी है 12,000 करोड़ का वैल्यूएशन तो टोटल मिला के मिलता है। इवन इफ यू हैव टू वैल्यू एट द लोअर एंड ऑफ द वैल्यूएशन जो मार्केट में आज चल रहा है 12,000 करोड़ का वो हुआ सर, आज की डेट में 6,500 करोड़ का मार्केट कैप है। तो the difference is almost double in terms of what the actual value of the company is and what the market cap is. तो बहुत मार्जिन ऑफ सेफ्टी है अभी भी। दूसरा चीज सर इसमें जरूरी ये देखना पड़ेगा, और अगेन जो बड़ा क्वेश्चन है, आज 4 बजे कॉल है मैनेजमेंट का कि ये पैसे का क्या करेंगे, व्हाट विल द मैनेजमेंट ऑफ एचजीएस डू विद दिस मनी व्हाट दे हैव रिसीव्ड। आई थिंक वो एक जरूरी चीज है। बट अगर आप एचजीएस का नॉन हेल्थ केयर बिजनेस भी देखा जाए सर, आई थिंक दैट हैज बीन आल्सो शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड्स। उसका 2,000 करोड़ का एबिट होता था, सेल्स होता था आई थिंक FY18 में, जो बढ़ के अभी 2,500 करोड़ हो गया है। सो इट इज नॉट कि नॉन हेल्थ केयर आईटी बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, वो भी आराम से 7-8% का ग्रोथ दे ही रहा है। सो एज पर मी, जिसके पास है बैठे रहिए। डिस्क्लेमर इज दैट आई ओन पर्सनली दिस स्टॉक। I have been talking about to Omkara clients also about this stock. अगर management आगे बोल देता है that they will use efficient use of this money, they will use for stakeholders wealth creation, I think then there are very very bright chances of the stock doing anything from it these levels. ओके, तो ये है आपके लिए मैनेजमेंट का क्या कुछ आगे रुझान रहता है इस बड़े अमाउंट पर। शुक्रिया वरिंदर, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है आपके लिए फर्स्ट ट्रेड का, और शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ। ओके, और फर्स्ट ट्रेड की शुरुआत की हेडलाइंस के साथ, उससे पहले सारे मेहमान आ चुके थे, एक बार पहले स्वागत तो कर लिया जाए। वांगले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, हिमांशु जी, सुमित जी, हमारे सारे मेहमान हमारे साथ हैं। ये पहले सबसे पहले, और अच्छा वीके शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सबका स्वागत है, सुप्रभात। शर्मा साहब, 10 नए खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं वायदा कारोबार में। लिस्ट आपने देखी होगी, 2 एक्सचेंज आ रहे हैं, MCX और IEX, बाकी भी और सारी कंपनियां हैं, कैनफिन होम्स हैं सरकारी कंपनियों में, उसके अलावा डिक्सन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ओरेकल, पॉलीकैप। कैसे देखते हैं आप लिस्ट को आपकी वायदा कारोबार पर गहरी पकड़ है, नजर है सर? जी, ये सब कंपनियां अच्छी हैं, और खासकर ये लोगों को मौका देंगी कि अपना बेटर प्राइस पे इसको ले सकें, पुट राइट करके, कॉल राइट करके ऊपर बेच सकें। तो एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पर जब भी कोई नया इसमें खिलाड़ी आता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ता है, और आम अंडरलाइन का वॉल्यूम बढ़ता भी देखते हैं। तो इसके अंदर से मेरी खास नज़र रहेगी दोनों एक्सचेंजेस पे जो आपने जिक्र किया। उसके अलावा ओरेकल और पॉलीकैप, ये भी स्टॉक है। इप्का तो खैर रिटर्न हो रहा है, पहले भी था, अब वापस आया है सब वनवास के बाद। तो कुल मिला के जब नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ते हैं तो मार्केट की एक्टिविटी बढ़ती है। पर ध्यान रखिए कि जब कभी भी मार्केट वीक होता है तो जो स्टॉक कैश मार्केट में है वो अपने बलबूते पे खड़े रह सकते हैं, लेकिन जब FNO में शामिल हो जाते हैं तो इसमें शॉर्ट की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ती हैं। तो ये वो चाकू है जो दोनों तरफ वार करता है, पर बेसिकली हेल्प मार्केट के लिए अच्छी बात है, और खासकर इन स्टॉक्स के लिए मैं पॉजिटिव डेवलपमेंट ही समझूंगा। ओके, तो ये आपके लिए राय इस वक्त सारे स्टॉक्स पर जो वायदा कारोबार में शामिल होते हुए दिख रहे हैं।